नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत की जिंदगी के बेशुमार अफसाने लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसकी उम्र तो 70 पार की है, लेकिन उसकी संघर्षमय जिंदगी आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत हो सकती है, क्योंकि इस इंसान ने यह साबित किया है कि जीवन में एक अदद आदमी का भी सपोर्ट ना मिले तो भी अपनी मेहनत, लगन और हौसले से इंसान कामयाबी का शिखर चूम सकता है। किधर से ला के देगा बाबा? वो तोतला सांड को पैसा किधर से ला के देगा तू? आप समझ गए होंगे कि बंदे में है दम की इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हेरा फेरी के बाबू भैया यानी कि परेश रावल हैं। जी हां, परेश रावल के जीवन का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जिस बाबू भैया के किरदार ने उन्हें नई ऊंचाई दी, उससे इन्हें अब उबन होने लगी है। इतनी उबन कि हेरा फेरी 3 को बीच में ही छोड़ देने का फैसला तक इन्होंने कर लिया था। हालांकि प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए और दर्शकों की उम्मीदों को महसूस करते हुए आखिरकार परेश रावल इस फिल्म को पूरा करने के लिए राजी हो गए। लेकिन इन सब से अलग परेश रावल की समूची जिंदगी हम सब के लिए अनोखी प्रेरणा है। रंगमंच और सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले सितारों की सिद्धि का पैमाना आम दुनिया से थोड़ा अलहदा होता है। जब एक ही कलाकार अपनी विकराल अदाकारी से कहीं आपको डराने लगे, कहीं निर्मल भावना की फनकारी के अतिरेक से आपको रुलाने लगे, कहीं विदूषक बनकर आपको हंसाने लगे और कहीं अपनी ज़हीन अदाकारी से आपके सोए विचारों को उद्वेलित कर गहन चिंतन के सागर में गोते लगाने के लिए आपको विवश कर दे, तो मान लीजिए कि वो सितारा अभिनय की दुनिया में सिद्ध हो चुका है। इस कसौटी पर परेश रावल से बड़ा सितारा आपको शायद ही दूसरा देखने को मिले। अदाकारी का ऐसा कोई गली कूचा चौबारा नहीं जिसे परेश रावल ने अपनी बेनजीर फनकारी से रोशन न किया हो। पर गजब की विडंबना यह है कि परेश रावल का जो किरदार बॉलीवुड का कल्ट बन गया, उसी किरदार के विराट साए से निकलने की बेकरारी एक समय उन्हें सताने लगी थी। जी हां साहब, ह्यूमरस डायरेक्टर प्रियदर्शन की हेरा फेरी के जिस बाबू भैया का किरदार 25 साल बाद भी लोगों को गुदगुदा रहा है, परेश रावल उसके साए से भी घुटन महसूस करने लगे थे। इतनी ज्यादा घुटन की हेरा फेरी के तीसरे सीक्वल को साइन करने के बाद भी उन्होंने एक समय फिल्म से निकलने का फैसला कर लिया था। गले का फंदा है यार वो। आपको एक बात में बोलूँगा, बड़ा आपको ताज्जुब हो गई, मैंने कभी किसी को बताई नहीं है। मैं 2007 में विशाल भारद्वाज जी के पास गया था कि विशाल भाई, 2006 में पार्ट 2 रिलीज़ हो गई थी। मैं, विशाल भाई मेरे पास एक फिल्म है, मुझे इसकी जो इमेज है ना, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, सेम गेटअप के अंदर अलग किस्म का रोल, और आप करके दे सकते हैं मुझे। बोलते क्या बात, क्यों बोले नहीं, मुझे अभी क्या हो गया, जो भी आता है उसके दिमाग में हेरा फेरी है, जो भी आता है, तो मुझे, तो मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। दरअसल परेश रावल जैसे वर्सेटाइल एक्टर को किसी एक किरदार की चारदीवारी में फंसना गवारा नहीं है, चाहे वो किरदार कितना ही दमदार क्यों ना हो। इसीलिए परेश रावल ने हेरा फेरी 3 का साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए 5% ब्याज के साथ लौटा तक दिया था। हालात इतने खराब हो गए कि फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिया था। परेश रावल जैसा फौलादी इंसान लीगल नोटिस से तो डरने वाला नहीं था, लेकिन आखिर में भीतर के कलाकार ने आवाज दी तो मन परिवर्तन हो गया और वो फिल्म पूरी करने के लिए राजी हो गए। दरअसल परेश रावल बाय बर्थ फनकार हैं। अभिनय की बारीकियां उन्होंने किसी ड्रामा स्कूल के व्याकरण के सिद्धांतों को रट के नहीं, बल्कि अदाकारी के सबसे चुनौतीपूर्ण मंच थिएटर की भट्टी में
खुद को तपाकर सीखी है। यही वजह है कि दिल्ली के जिस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बतौर छात्र वो एंट्री नहीं पा सके थे, कालांतर में उसी के चेयरमैन के पद पर उन्हें पूरे सम्मान के साथ आसीन किया गया। सर मैं पहले तो मैं जहाँ पे वहाँ एज ए स्टूडेंट जाना चाहता था, वहाँ मैं एज ए चेयरमैन जाना पड़ा। तो एक और दूसरी बात क्या है कि मैं अभिभूत हूँ वहाँ की टैलेंट से, वो लोगों से, वो यंग लड़कों से। परेश रावल की ये उपलब्धि प्रेरणा है उन लाखों युवाओं के लिए जो एक दो नाकामियों से ही टूटकर बिखर जाते हैं। ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि एक छोटी चाह के पूरा ना होने पर हार मानकर जो कोशिश करना छोड़ देते हैं, उसका चरमोत्कर्ष दूर नेपथ्य में कहीं उनका इंतजार कर रहा होता है। बशर्ते आपके अंदर परेश रावल वाला जज्बा हो, जुनून हो, हौसला हो और लगन हो। परेश रावल के अप्रतिम आत्मविश्वास की एक कहानी आपके मन को आशाओं की सतरंगी तरंगों से भर देगी। ये वाकया है साल 1975 का। तब इंडियन नेशनल थिएटर में ड्रामा फेस्टिवल चल रहा था। परेश रावल उस फेस्टिवल में अपने दोस्त महेंद्र जोशी के साथ पहुंचे थे। तभी वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की पहुंची। पहली ही नजर में परेश रावल उस लड़की से इतने इंफैचुएट हो गए कि अपने दोस्त से कहा कि यही लड़की एक दिन मेरी पत्नी बनेगी। ना पहले से कोई पहचान, ना उसका कोई नाम पता, ना ही बैकग्राउंड पता, लेकिन आत्मविश्वास का लेवल देखिए कि परेश रावल ने एक तरफा फैसला कर लिया। इस घटना का जिक्र परेश रावल ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने उस घटना से जुड़ा जो संस्मरण बताया, उसे आप जरा गौर से सुनिएगा। जैसे ही मैंने जोशी से कहा कि ये लड़की मेरी पत्नी बनेगी, जोशी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुझे पता है वो कौन है? हम जहां काम करते हैं ये हमारे मालिक की बेटी है। स्वरूप संपत बच्चू संपत की बेटी थी जो एनआईटी के प्रोड्यूसर हुआ करते थे। इस पर मैंने कहा कि ये किसी की भी बेटी हो और किसी की भी बहन हो, मेरी पत्नी बनेगी। कमाल तो ये है कि ये जानने के बाद भी कि स्वरूप संपत इंडियन नेशनल थिएटर के सर्वे सर्वा की बेटी हैं, परेश रावल ने उन्हें कुछ ही दिनों बाद बड़ी ही ठसक के साथ प्रपोज भी कर दिया। परेश ने स्वरूप संपत से कहा कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं और तुम्हें फैसला लेने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय देता हूं। क्या वो 16-17 साल की यार, मैं भी कोई 45 का नहीं था, मैं भी 3 साल का फर्क, मैं 19 का था। मतलब बोलना है तो ये, नहीं तो नहीं। तो हाँ, मतलब ठीक है, चलो पिक्चर देखने जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस स्वरूप संपत को परेश रावल ने पहली ही नजर में अपनी अर्धांगिनी बनाने का फैसला कर लिया था, वो साल 1979 में मिस इंडिया बन गईं और रातों रात मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंच गईं। लेकिन परेश रावल के चट्टानी इरादों पर इसका रंच मात्र भी असर नहीं पड़ा। स्वरूप संपत का इस वाकये के कोई 12 साल बाद उन्होंने पाणी ग्रहण किया और शादी के 38 साल बाद भी ये रिश्ता अटूट बना हुआ है। यानी जिस इंसान के भीतर किसी को अपनाने का हौसला था, उसके भीतर रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने का जज्बा भी था। दरअसल नहीं, ये तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा। I'll sip it like a beer.
क्योंकि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। मैं आपको बताऊं, 15 दिन मैंने किया। 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते ये सीमेंटिंग कैसे हुआ। ही कुड सी द वाइट लाइन फॉर्मिंग। और जो मैं निकलने वाला था 2 या 2.5 महीने में अस्पताल के बाद काम करने वाला था, वो विद इन मंथ एंड हाफ में शुरू हो गया। ये जादू हुआ था, शिवाम्बू जिसको बोलते हैं। चुनौतियां अदाकारी के दौरान किरदार में पूरी तरह उतर जाने के दरमियान जो आत्मतोष मिलता है उसे ही वो अपना पारितोषिक मानते हैं। 2014 में अहमदाबाद जैसी प्रतिष्ठित सीट से सांसद बनने के बाद जब उन्हें लगा कि सियासी दांवपेच की वजह से उनके भीतर का कलाकार प्रभावित हो रहा है, तो उन्होंने पूरी विनम्रता के साथ अपनी राहें अलग कर लीं। काबिले गौर है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी की पेशकश उन्होंने ठुकरा दी थी, क्योंकि जनता के भरोसे की कसौटी पर फेल हो जाना उन्हें गंवारा नहीं था और कसौटी पर खरा उतरने के लिए जितना वक्त चाहिए था वो उनके पास था नहीं। मैंने आपको कहा है मैं आपका काम करूंगा एज MP, बराबर। मैंने आपका काम नहीं किया फॉर वॉट एवर रीजन। और आप जब मिलोगे तो 1-2 बार तो मैं मुंह घुमा, अरे परे मैं आता हूँ तो मैं चला जाऊंगा। दूसरी तीसरी बार बोलूँ यार चलो, हाँ सौरभ भाई नहीं हुआ यार, वो मैं थिक स्किन हो जाऊंगा। जिस दिन मैं थिक स्किन हो गया ना, तो मेरे अंदर के जो रिसेप्टिव जो है ना एज एन एक्टर, वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं एज एन एक्टर मर जाऊंगा। मेरी पहली मौत एज एन एक्टर होगी। तो मुझे नहीं करना। मुझे आपका दुख दर्द अगर मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ तो मुझे इस सीट पे बैठ परेश रावल को जन्म के साथ जो पारिवारिक पृष्ठभूमि मिली, उसमें इनके अभिनेता या फिर कलाकार के तौर पर उभरने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। परेश रावल का इतना बड़ा कलाकार या फिर अभिनेता बनना अपने आप में एक गूढ़ लेकिन दिलचस्प अफसाना है। कुछ घटनाएं इनकी जिंदगी में ऐसी हुई जो इस बात का इशारा करती हैं कि इनके जीवन का निर्माता निर्देशक कोई दुनियावी शख्सियत नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति है जो इनके जीवन के हर अहम मोड़ पर नेपथ्य से चीजों को निर्देशित करती रही। परेश रावल की जिंदगी में गहराई से उतरेंगे तो आपको दुनिया के रंगमंच के उस विराट निर्देशक की रहस्यमय सरगोशी सुनाई देगी, जो दिखता तो नहीं है लेकिन खामोश एहसास का मुसलसल सूत्रधार बना रहता है।
क्योंकि परेश रावल के जन्म से लेकर एक ज़हीन कलाकार के तौर पर स्थापित होने तक के सफर में ऐसा कोई प्रत्यक्ष सूत्र नहीं दिखता जिसे इनके बेहतरीन फनकार के तौर पर पल्लवित पुष्पित होने का प्रत्यक्ष आधार मान लिया जाए। परेश रावल की पारिवारिक पृष्ठभूमि में थिएटर या सिनेमा का साया दूर दूर तक नहीं था। मुंबई के एक मध्यम वर्गीय गुजराती ब्राह्मण परिवार में जन्मे परेश रावल के पिता दहियालाल रावल का स्टील रीड्स बनाने का कारोबार था। मां धनलक्ष्मी भी ट्रेडिशनल हाउसवाइफ थीं, लिहाजा उनका भी थिएटर या सिनेमा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। भाई बहनों का भी फनकारी या अदाकारी से कोई नाता नहीं था। अब सवाल ये है कि ऐसे डिस्कनेक्टेड एनवायरनमेंट में परेश एक्टिंग की दुनिया के सरताज कैसे बन गए? इस सवाल का उत्तर जानकर आप हतप्रभ हो जाएंगे। दरअसल मुंबई में रावल परिवार का जहां रिहायश था, वहीं पास में एक ओपन ग्राउंड था जहां अक्सर ड्रामा कंपटीशन हुआ करता था। 1968 या 1969 माने मैं करीब 12-13 साल का रहा था। और मैं जहाँ रहता था और अभी भी वो घर है, उसके बगल में ग्राउंड था, वहाँ पे ओपन एयर ड्रामा कंपटीशन होती थी। रात को 2-2 बजे तक डायलॉग सुनाई पड़ते थे घर में। अब ड्रामा देखने के पैसे तो थे नहीं, लेकिन मैं चोरी छुप के जाता था। तो एक बार पकड़ा भी गया था, लेकिन वो जो थे मालिक जो थे वो ग्राउंड के, उन्होंने कहा क्यों आता है? मैंने नहीं, मुझे डायलॉग सुनाई पड़ रहे हैं तो मैं देखने आता हूँ। तो बोलता कल से चोरी छुपी मत, आराम से आके बैठ सकता है तू, देखना, बिकॉज ही लाइक माई इंटरेस्ट इन इट। अब आप इसे विधाता का पूर्व नियोजित विधान नहीं तो और क्या कहेंगे कि घर में और भी लोग थे, लेकिन किसी की रुचि ओपन ग्राउंड में होने वाले ड्रामे में नहीं हुई। पर 12-13 साल के परेश टिकट का पैसा ना होने की वजह से चोरी छिपे ग्राउंड के अंदर दाखिल हो जाते थे ड्रामा देखने के लिए। अब दूसरा बड़ा संयोग ये है कि आयोजक ने बगैर टिकट पकड़ने के बाद भी इन्हें भला बुरा नहीं कहा, बल्कि मुफ्त में अंदर आकर ड्रामा देखने की अनुमति दे दी। पकड़ने के बाद आयोजक ने अगर इन्हें रुसवा कर दिया होता तो मुमकिन है हिंदी सिनेमा को आज इतना बड़ा कलाकार नहीं मिला होता। खैर, परेश ने उसी बाल सुलभ उम्र में नाटक देखना शुरू कर दिया, और वो भी मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि रंगमंच की बारीकियों को समझने के लिए। कमाल देखिए कि चंद वर्षों में ही परेश अभिनय की बारीकियों से इस कदर वाबस्ता हो गए कि गुजराती नाटक राजा ने गमे ते रानी में काम करने का उन्हें मौका भी मिल गया। यहीं से शुरू हुआ परेश रावल के बाबू भैया बनने का नायाब सफर। पर एक तीसरा बड़ा संयोग भी इस बेमिसाल सफर से जुड़ा हुआ है, और वो है इनके पिता दहियालाल रावल की खुली और उदार सोच। बेटे का पढ़ाई की जगह थिएटर में मन रमने लगा है, इससे वो बिल्कुल नाराज नहीं हुए, बल्कि उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। मुझे याद है, अच्छी तरह याद है, 1971 में मुझे ड्रामा प्रोड्यूस करना था। अब मध्यम वर्गीय परिवार में ड्रामा प्रोड्यूस करने के लिए कोई पैसा नहीं निकलता। जब दिवाली के दिन मैं अगर आपको 2 जोड़ी अच्छे कपड़े खरीद दूं, उसके लिए भी होती है खिंचातानी। तो उस वक्त भी मेरे पिताजी मुझे 500 रुपये निकाल के दिए थे, ठीक है ड्रामा प्रोड्यूस करना कर ले। तो उस किस्म के मेरे माँ बाप थे। काबिले गौर है कि रंगमंच की दुनिया में पूरी तरह डूब जाने के बाद भी परेश ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और नारसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम की डिग्री पूरी की। इस कॉलेज में दाखिला परेश की जिंदगी का चौथा बड़ा संयोग था, क्योंकि इस कॉलेज में परेश को डॉक्टर UR कोहली के रूप में ऐसे प्रिंसिपल मिले जिन्होंने इनके भीतर छिपे कलाकार को पहचान लिया और उसे उभारने की जमीन तैयार कर दी। परेश रावल खुद मानते हैं कि ये सारे संयोग स्वयं विधाता ने उनके लिए रचे थे। मैं समझता हूँ ये सारे बंदे गॉड सेंट थे। सब मुझे लगता है उस वक्त उतरे थे परेश रावल को हेल्प करने के लिए। तो बड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज हुआ करता था, NM कॉलेज, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज ऑफ बॉम्बे। तो उनका क्या करना है, मैंने सब मुझे ड्रामा करने, क्या लेके आएगा, मैंने ट्रॉफी वगैरह जीत के लेके आएंगे, तो ठीक है। तो हमको कैंटीन के अंदर अकाउंट खोल के दे दिया था। हॉस्टल का मैस जो था उसमें भी खा सकते थे, रह सकते थे, और सिर्फ ड्रामा करते थे। तो हमारे साथ में जो जो लोग थे, तो हमने बड़ा पैशनेटली थिएटर किया था, और तो हंसते खेलते बीकॉम भी कर लिया था हमने।
आपको बता दें कि मिर्च मसाला, माया मेम साहब, मंगल पांडे और माझी द माउंटेन मैन जैसी बेहतरीन आर्ट फिल्मों के डायरेक्टर केतन मेहता का भी बतौर कलाकार परेश रावल की अपब्रिंगिंग में बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल केतन मेहता के निर्देशन में जो प्ले परेश रावल ने किए, उससे उनकी एक्टिंग में काफी निखार आया। इतना ही नहीं, हिंदी सिनेमा में परेश को ब्रेक केतन मेहता ने ही साल 1984 में होली फिल्म में दिया। होली के बाद केतन मेहता ने परेश रावल को 1987 में आई मिर्च मसाला जैसी कल्ट फिल्म में भी मौका दिया। परेश रावल को पहली बार बायोपिक करने का मौका भी केतन मेहता ने ही सरदार फिल्म में दिया। साल 1993 में आई इस फिल्म में सरदार वल्लभ भाई पटेल के किरदार को परेश रावल ने अपनी अदाकारी से जिस तरह जीवंत और सजीव कर दिया, दर्शक थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे कि वो असली लौह पुरुष को नहीं देख रहे हैं। खुद परेश रावल मानते हैं कि सरदार पटेल का किरदार उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी। ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर था, और दूसरी बात है कि उन दिनों मैं सब विलन के रोल कर रहा था। जब केतन भाई ने मुझे सेलेक्ट किया तो काफ़ी लोगों ने कहा यार ये तो विलन के रोल कर रहा था। केतन भाई ने कहा कि 30 सेकंड के बाद अगर आपको ये दिखे या सरदार पटेल ना दिखे तो मैं हार गया, आप लोग जीत गए। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज थी। सरदार के अलावा परेश ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में अजीत डोभाल का किरदार निभाया। अपने इस किरदार को भी परेश रावल ने इतनी खूबसूरती से निभाया कि पर्दे पर परेश रावल को ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। परेश रावल ने अपने लंबे करियर में नाम, राम लखन, दामिनी, अंदाज अपना अपना, सर, वो छोकरी, मोहरा, क्रांतिवीर, हीरो नंबर 1, जुदाई, हेरा फेरी, हंगामा, गरम मसाला, मालामाल वीकली, ओह माय गॉड, तमन्ना और संजू जैसी कामयाब और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में की हैं। लेकिन कमाल यह है कि इतने के बाद भी बड़ी साफगोई से ये स्वीकार कर लेते हैं कि बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे कलाकारों का अभिनय देखकर वो एहसासे कमतरी के शिकार हो जाते हैं। ये मैं ये कहूँगा, मुझे जेलसी नहीं होती है, मैं मोटिवेट होता हूँ कि नसीर भाई ने स्पर्श में किया। मुझे तकलीफ होती है कैसे कर पाए, कैसे कर सकते हैं, ये क्या मशीनरी लगाई हुई, क्या उन्होंने अंदर का सब लगाया होगा। ओम जी के परफॉर्मेंस देखता हूँ, बलराज साहनी साहब के परफॉर्मेंस देखता था, तो ऐसे कई सारे एक्टर हैं। तो मुझे तकलीफ होती है और वो तकलीफ मुझे मोटिवेट करती है। मुझे आपकी BMW से, आपके रोल्स से मुझे कोई जेलसी नहीं है, आई डोंट केयर। मुझे तकलीफ है आपके अच्छे परफॉर्मेंस से। तो वाकई कभी कभी ऐसा होता है कि रात को नींद भी नहीं आती है कि कैसे किया होगा इन्होंने। बड़े और ज़हीन कलाकारों की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। अपने से बड़े कलाकारों को देखकर मोटिवेट होना, उनसे कुछ सीखने की मन में आग पैदा कर लेना इनकी विशेषता होती है। आपको बता दें कि परेश रावल को सन 1994 में वो छोकरी और सर फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 1993 में फिल्म सर के लिए, साल 2000 में फिल्म हेरा फेरी के लिए और साल 2002 में फिल्म आवारा पागल दीवाना के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। साल 2013 में देश के चौथे सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से भी परेश रावल को नवाजा जा चुका है। हालांकि राजनीति में ये अपने आप को कामयाब नहीं मानते, बड़ी ही साफगोई से स्वीकार कर लेते हैं कि सांसद की कसौटी पर वो पूरी तरह खरे नहीं उतरे। अगर सांसद के नाते अगर मुझे अपने आप को नंबर देने 1 to 10 में से, 10 में से, तो मैं अपने आप को 5 या 6 दूंगा। हाँ, 5 या 6 दूंगा, उससे ज़्यादा मैं अपने आप को नहीं दूंगा। जनप्रतिनिधि की कसौटी पर खुद को खरा उतरता ना देख परेश रावल ने बड़ी ही विनम्रता से इस धारा से खुद को अलग कर लिया। पर ऐसा लगता है कि रंगमंच और रुपहले पर्दे से इनका नाता जन्म जन्मांतर का है। इसीलिए इस उम्र में भी एक्टिंग का जोश और जज्बा बरकरार है। दूसरे का कोली में आ गए बाबा, ये सोता रे, सॉरी यार, सोता रे। तो बंदे में है दम में आज मैंने आपको परेश रावल की जिंदगी से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं के बारे में बताया। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक ऐसे ही और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।